नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। ब्रिटिश के रूलिंग के टाइम पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ भी स्टार्ट हो गए थे इंडिया में। मेनली जूट का, कॉटन का, टी, शुगर, कॉयल एंड आयरन आते थे इन लोग के अंडर में, ब्रिटिश के। तो वो वहाँ पर जूट एंड कॉटन के मिल कहाँ पर थे? जूट का था कलकत्ता में फर्स्ट, बॉम्बे एंड गुजरात में कॉटन के थे। वहाँ पर चीप रेट में जो इंडियन लेबर्स होती है और इंडियन रॉ मटेरियल्स है, इंडिया से जो रॉ मटेरियल्स मिलता है वो दोनों चीप रेट में इन लोग अपनी मिल्स में यूज़ करते थे। इंडियन कैपिटलिस्ट लाइक पारसीज ऑफ बॉम्बे आल्सो प्लेड मेजर रोल। ये पारसीज है, इन लोग भी बॉम्बे में एक मेजर रोल प्ले करते थे। फॉर एग्जाम्पल, सर कोवाश जी जहांगीर ओपन द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे 1850। 1850 को बॉम्बे में फर्स्ट कॉटन मिल ओपन किया था। किसके थ्रू? पारसी कैपिटलिस्ट है सर कोवाश जी जहांगीर। समझ गए? वाई इंडस्ट्री स्टार्टेड वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री स्टार्ट क्यों हुआ था? वेस्टर्न इंडिया को टारगेट क्यों करते थे? द पारसीज ऑफ बॉम्बे के अंदर के जो पारसीस है उन लोग ऑलरेडी चाइना के साथ, ईस्ट एशिया के साथ अपना ट्रेडिंग बना के कैपिटल अर्न किया था। तो उनके पास ऑलरेडी इतनी कैपिटल है, तो इसलिए उन लोग क्या बोलते, वेस्टर्न इंडिया में अपना जो भी ट्रेड है वो कंटिन्यू किया। और वहाँ इसलिए उन लोग वहाँ पर ब्रिटेन जो इंग्लिश लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, उनको आने नहीं दिया। और मराठा पॉलिटिकल डोमेन्स एंड रेस्ट्रिक्शंस बाय नेटिव स्टेट्स, वहाँ पर जो मराठा और उनके नेटिव स्टेट्स है वो ब्लॉक किया था ब्रिटिश मर्चेंट्स को इन वेस्टर्न इंडिया में। वेस्टर्न साइड में मराठी लोग और उनके नेटिव स्टेट्स है, तो उन लोग ने ब्लॉक किया था ब्रिटिश को आने के लिए। और एक चीज़ ये भी है, पुअर ट्रांसपोर्ट की वजह से रेलवे आने के पहले उनको डिफ़िकल्ट होते थे वहाँ तक जाना, जो ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए। रॉ मटेरियल्स की कमी के वजह से, लाइक टी, जूट, कॉयल इन द वेस्ट साइड में ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं, उनकी कमियाँ होती थी, टी, जूट और कॉयल का। दीज वर इन द ईस्ट, वो कहाँ थे? ईस्ट में थे। समझ गए? वेस्ट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स देमसेल्व्स इंपोर्टेड मशीन्स एंड बिल्ड टेक्सटाइल मिल्स। उन लोग खुद ही अपना जो मशीन्स एंड टेक्सटाइल मिल के लिए जो भी बिल्ड करना या मशीन यूज़ करना वो सब खुद इंपोर्ट करते थे। तो ब्रिटिश को वहाँ पर एंटर करने नहीं दिया था। After the Swadeshi movement, Indian mills owners in Bombay and Ahmedabad become strong. स्वदेशी मूवमेंट के बाद इंडियन जो मिल ऑनर्स हैं वो बॉम्बे का और अहमदाबाद का, उन लोग स्ट्रॉन्ग हो गए थे। तो ब्रिटिश को वहाँ पर उन लोग ने जो कंट्रोल है ब्रिटिश का वो आने नहीं दिया वहाँ पर। समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा था इकोनॉमिकली इंडिया में? फर्स्ट पॉइंट है, न्यू सोशल क्लासेस क्रिएट हो गया था, एमर्ज हो गया था, कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लासेस राइज हो गए थे। मीन्स क्या हुआ, जो न्यू सोशल क्लासेस क्रिएट हो गया उसमें कैपिटलिस्ट का और वर्किंग क्लास जो काम करते थे उन लोग का भी जो क्लासेस है या ग्रुप्स है वो क्रिएट हो गए थे। सेकेंड पॉइंट, ग्रोथ ऑफ टाउन्स का ग्रोथ होना, टाउन्स का बढ़ना और इंडस्ट्रियल सेंटर्स का बढ़ना। तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ जाएंगे तो वहाँ पर लोग जाके काम करने के लिए अपने घर फंसाएंगे, है ना, तो वो टाउन बन जाएंगे। तो वो ग्रोथ ऑफ टाउन्स हो गया। इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी बढ़ जाएंगे क्योंकि उनका बिजनेस बढ़ रहा है, तो वो इंडस्ट्रीज़ भी ऐसे बढ़ जाएंगे। तो वहाँ क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया अर्बन पॉपुलेशन, उस जगह पर पॉपुलेशन बढ़ने लगा।
थर्ड पॉइंट, रूरल पीपल, जो विलेजेस में जो रहते थे उन लोग सिटीज़ में जाते थे रहने के लिए, क्योंकि उनके पुअर लिविंग कंडीशंस और कॉसिंग स्लम्स हैं, उनके पास जीने के लिए कुछ नहीं था या काम नहीं था या बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन था उनका। उसी वजह से इन लोग ने क्या किया, ये विलेजेस है, इन लोग भी सिटीज़ में जाके रहने लगा। फोर्थ वाला, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉयड लीडिंग टू पॉवर्टी। ये हैंडीक्राफ्ट आइटम्स है, ये सब बनाते थे कौन, विलेजर्स बनाते थे, है ना। तो इन लोग क्या है, इंडस्ट्रीज़ के आने के बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हैं, ब्रिटिश लोगों का जो चीप रेट का टेक्सटाइल का ये सब आके यहाँ पर बेचने लगा था, तो अपने हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो गए थे। इन लोग फिर एग्रीकल्चर में वापस चले गए थे, तो इनका पॉवर्टी बढ़ गया था। तो वैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ने से इनका जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो इन लोग पॉवर्टी में ज़्यादा रहने लगा। तो इन लोग ये वहाँ से विलेज से सिटी में जाके रहने की कोशिश कर रहे थे, अपने जो पॉवर्टी है वो ख़त्म करने के लिए इन लोग को कुछ चीज़ें ढूंढने लगी, काम ढूंढने लगी, ऐसे, समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, थिंकर्स लाइक दादा भाई नवरोजी, उनका बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड R.C. दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक्सपोज्ड ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिश लोग कितना मिसयूज़ करते थे इंडिया को, वो सब इन लोग लिख के या बोल के सबको बताने एक्सपोज किया था। किसने, दादा भाई नवरोजी एंड R.C. दत्त ने। फ्रीक्वेंट फेमाइन्स एंड वर्सन पीपल सफरिंग एज वर्कर्स वेर पुअरली पेड, जो इन पीपल्स है वहाँ पर काम करते थे, इनको क्या है, काम करने का पैसा कम मिलते थे, तो इसलिए उनका जो भी पॉवर्टी है वो बढ़ने लगा, उन लोग और सफ़र करने लगा। वर्कर्स वर पुअरली पेड, उनको कुछ बहुत कम पैसे मिलते थे, इसलिए इनका जो खाने पीने का सामान मिलता था या इनका कुछ भी पैसा मिलता सब कम मिलते थे, तो इसलिए इनका पॉवर्टी कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है। इन शॉर्ट में क्या दिया है, द ब्रिटिश डेवलप्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया मेनली फॉर देयर बेनिफिट यूजिंग इंडियन लेबर रॉ मटेरियल्स, इंडियन लेबर्स को और रॉ मटेरियल्स को अपनी बेनिफिट के लिए उन लोगों ने क्या किया, कम पैसे में यूज़ करने लगा, मतलब चीप रेट में। While new industries and cities grew, it caused poverty, destruction of handicrafts, famines and economic exploitation. इंडस्ट्रीज मॉडर्न आ गए थे पर पॉवर्टी कम नहीं हुआ था, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बंद हो गए थे, उनको कुछ पैसा नहीं देते थे, कम पैसे देते थे जो काम करने वालों को, तो इसलिए पॉवर्टी हटा नहीं था। At the same time, Indian entrepreneurs also started mills, especially in Bombay and Ahmedabad. New working class society developed. New working class society सब डेवलप हो गया था, किसके वजह से, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट किया था मिल्स स्टार्ट किया था बॉम्बे और अहमदाबाद में, उनके थ्रू सोसाइटी सब न्यू वर्किंग सोसाइटी सब स्टार्ट हो गए थे, पर पॉवर्टी कम नहीं हुआ था। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं, समझ गए। नेक्स्ट, कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज़, फॉरेस्ट का जो पॉलिसीज़ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था लोकल कम्युनिटीज़ में। ब्रिटिश के रूल आने के पहले फॉरेस्ट जो मैनेज करते थे वो लोकल रूलर्स एंड ज़मींदार्स कम्युनिटीज़ होते थे, जो लोकल में रहते, विलेज में जो भी लोग रहते, लोकल में जो भी लोग रहते हैं, उनका जो ज़मींदार्स है, उनका जो कम्युनिटीज़ के लीडर्स हैं, लोकल रूलर्स हैं, उन लोग फॉरेस्ट को मैनेज करते थे। पीपल क्या करते थे, लोग को फॉरेस्ट फ्रीली जा सकते थे, पेड़ काट के लेके आ सकते थे, उनके जो डेली यूज़ के नीड्स के लिए उन लोग को कितने चाहिए था पेड़ वगैरह, तो वो काट के लेके आते थे, ग्रासिंग करवाते थे, मतलब जो पशु होते थे या गोट होते थे, तो ये सबको लेके ग्रासिंग करने के लिए लेके जाते थे, ये सब करते थे लोकल पीपल्स करते थे ये सब। ठीक है,
कब? ब्रिटिश रूल के पहले। अब ब्रिटिश के पॉलिसीज आ गया है, उसके बाद क्या चेंजेस आ गया है वो देखते हैं। क्या क्या ब्रिटिश पॉलिसीज आ गए थे क्या इसके तो उसके बाद क्या क्या हुआ था वो देखते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट ये है, इन 1 मिनट है, हाँ, इन 1807 में द ईस्ट इंडिया कंपनी क्लेम कर लिया था सारी टीक वुड का जो कोई भी राइट्स हो वो उसको काटना या यूज़ करना, कोई भी राइट्स होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करेंगे। कब किया था? 1807 में। इन 1856 डीट्रिक ब्रांडिस ने, एक जर्मन बॉटनिस्ट है, वो जर्मन बॉटनिस्ट डीट्रिक ब्रांडिस ने फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट पोस्ट किया गया था। फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट पोस्ट किया गया था किसको? 1856 में डीट्रिक ब्रांडिस को, एक जर्मन बायोटनिस्ट है। सेकेंड पॉइंट, इन 1856 डीट्रिक ब्रांडिस, ए जर्मन बायोटनिस्ट है, बिकम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट फर्स्ट इनको पोस्ट किया गया था 1856 में। फॉरेस्ट एक्ट 1865 के थ्रू गेव गवर्नमेंट पावर टू डिक्लेयर फॉरेस्ट एज ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। फॉरेस्ट एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है एंड कंट्रोल देम, पूरे कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहेगी। बट प्राइवेट फॉरेस्ट वर नॉट इंक्लूडेड, इसमें प्राइवेट फॉरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता था। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 के थ्रू डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। ऐसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट कौन कौन से हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, ऐसे करके डिवाइड किया था। पीपल लॉस्ट राइट्स टू ग्रासिंग, वुड कलेक्शन एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कुछ भी फॉरेस्ट में जाके करना, उन लोग पेड़ काट के लाना था, वो पशु को या गोट को, ये सब को ग्रासिंग करने लेके जाना था। ये सब इनको ये राइट इनसे छीन लिया गया था। उन लोग अभी कुछ नहीं कर सकते थे। हेवी रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस किया गया था। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 allowed the government to acquire private land for public use with little or no compensation। कोई भी compensation नहीं देते थे, बहुत ही कम या कोई भी पैसा, बिना पैसे के इन लोग क्या है प्राइवेट लैंड को पब्लिक यूज़ के लिए अलाउ किया गया था गवर्नमेंट को। किसने? लैंड एक्विजिशन एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट को मिल गया था प्राइवेट लैंड पब्लिक यूज़ के लिए, पब्लिक यूज़ नाम करके, पब्लिक यूज़ के लिए हमें कुछ भी यूज़ करना है उसमें पब्लिक को, तो उसमें क्या कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं देना पड़ता था या कुछ थोड़ा कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़ता था, बस इतने। लोकल कम्युनिटीज़ में क्या इम्पैक्ट पड़ा था? इन लोगों को ट्रेडिशनल राइट्स लाइक कलेक्टिंग फायरवुड, ग्रासिंग कैटल एंड यूजिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस वेर टेकन अवे। इन लोगों को क्या है, कुछ भी उन लोग पहले जाते थे फॉरेस्ट में या ग्रासिंग करवाने ले जाते थे, वुड काट के लाते थे, ये सब इन लोगों को करने नहीं दिया। जो रूरल पीपल है, विलेजेस में रहते थे, जो रूरल पीपल्स हैं, उन लोग को ट्रीट करता था। अपने ही लैंड में इन लोग आते थे तो उसके लिए भी उनको पनिश करते थे, फाइन देना पड़ता था। ब्रिटिश लेबल विलेजर्स को बैकवर्ड या डिस्ट्रक्टिव करके, बहुत ही गंदे मतलब शब्द यूज़ करके उनको बुलाते थे विलेजर्स को। ना इन लोग का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उनको कोई रिकग्नाइज नहीं किया था। इसके कारण क्या हुआ था, पीपल्स और पीपल्स क्या है, इनसे जो ब्रिटिश से बहुत ज़्यादा
वो क्या बोलते हैं नफ़रत करने लगा. दिस कोज्ड resentment and people resisted through the individuals protests, ग्रुप प्रोटेस्ट एंड रिवॉल्ट्स. ऐसे को बहुत ज़्यादा इन लोग के अंदर क्या बोलते लड़ाइयाँ होने लगी है. क्या बोलते बहुत ज़्यादा इन लोग एक साथ नहीं जा पा रहे थे. ऐसे लग रहा था ना अभी लड़ाई हो जाएंगे. ऐसे एक सिचुएशन क्रिएट होने लगा था. फॉरेस्ट पॉलिसीज़ worsened poverty and created conflicts between government and local people. ये सेम गवर्नमेंट एंड लोकल पीपल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था ये फॉरेस्ट पॉलिसीज़ के थ्रू. शॉर्ट में क्या है, ब्रिटिश टर्न्ड फॉरेस्ट इनटू स्टेट पॉवर्टी, एक्सप्लॉइटेड टिम्बर फॉर रेलवे एंड ट्रेड. दे पास्ड स्ट्रिक्ट लॉज that restricted local communities' rights and livelihood. This led to loss of traditional practices, suffering of rural people, and widespread protest against British एक्सप्लॉइटेशन. क्या हुआ था, इन लोग इतने ज़्यादा प्रेशर डालते थे जो गांव में रहते हैं उन लोग के साथ, तो उनको क्या है इन लोग से बहुत नफ़रत होने लगे थे. अपने इन लोग रेस्ट्रिक्ट करने लगा था. रेस्ट्रिक्ट के बदले में इन लोग क्या है प्रोटेस्ट करने लगा था. ब्रिटिश को यहाँ से क्या बोलते जाने के लिए मजबूर करने लगा था. ठीक है, इतना ही है बस. इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ भी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है या दोबारा समझाना है, ऐसा कुछ है तो कमेंट करके बताना. ओके स्टूडेंट्स, अभी जितना अपन ने पढ़ लिया है उसमें कुछ भी डाउट्स है या मुझे कुछ और इम्प्रूव करना है या कुछ तुम लोग का सजेशन वगैरह हो, वो सब कमेंट में मुझे बता देना. थैंक यू.